एक काम करते हैं, अब टेक्निकल कॉल से आगे बढ़ते हैं। अगली दिवाली तक कमाई की तैयारी कराने के लिए अब हमारे साथ जुड़े हैं कार्नेलियन एसेट मैनेजमेंट के फाउंडर विकास खेमानी। विकास जी काफ़ी समय से मार्केट के साथ रहे हैं। एक शुरुआत इन्होंने डेरिवेटिव मार्केट से की थी, उसके बाद एक शानदार ट्रांजिशन किया और ईडलवाइस में टॉप तक पहुंचे और उसके बाद इन्होंने एक अपना खुद का फंड शुरू किया जिसने मार्केट को काफ़ी आउट परफॉर्म किया है पिछले 2 साल में। विकास जी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बताइए इस समय गुड आपको कमाई की थीम कहाँ नज़र आ रही है इंडियन मार्केट्स में? मॉर्निंग अनुज, आपको और आपके दर्शकों को बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं। सो जो तारीख मतलब भारतीय बाजार जनरली हर सेगमेंट में अच्छा कर रहे हैं। ये एक ऐसा समय है, आप देखेंगे अनुज की हर सेगमेंट, चाहे वो बैंकिंग हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो कैपिटल गुड्स हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, एक अच्छा ग्रोथ का माहौल बना हुआ है और उसका बेनिफिट हम सबको मिल रहा है। तो जो जो भी स्टैंडर्ड थीम है वही अच्छे चलेंगे और मुझे लगता है ये जो उसमें कुछ नया एक आने वाला नहीं है। आई थिंक सबके सब मुझे लगता है सेगमेंट बहुत ही अच्छा करने वाले आने वाले समय के अंदर भी। खासकर मुझे लगता है बैंकिंग के और मैन्युफैक्चरिंग के जो है उसे कंटिन्यू करेंगे अपनी जर्नी को अगले कुछ समय तक। आपके कन्विक्शन एरियाज हैं। विकास जी, वीरेंद्र बोलो डेली स्टूडियो से। मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली के इस हफ्ते की, धनतेरस की। एक दो चीज़ें मतलब रेट सेंसिटिव्स में जो कि इस बार बाजार ने हाथों हाथ ली, जिसको बहुत रिस्पेक्ट दी, वो है रियल स्टेट अभी भी भागते हुए, जो कि शायद इन कंपैरिजन टू फिजिकल रियल स्टेट शायद उतना नहीं भागे अभी भी। इस डिफरेंशियल को आप कैसे देखते हैं? रियल स्टेट एंसेलरी, एचएफसीज, यहाँ पर आपका व्यू? रियल एस्टेट के आप देखेंगे तो एक डिमांड काफी निकली हुई है, पिछले 2-3 सालों से अच्छा कर रही है। और रियल एस्टेट के सेगमेंट में एक ऐसा है कि ब्रेरा आने के बाद में सेक्टर में बहुत बड़ा कंसोलिडेशन हुआ है। तो छोटे मोटे बिल्डर्स थे, सप्लायर्स थे, वो सब बाहर हो चुके हैं और एक जो हर सिटी में लार्ज स्केल प्रोजेक्ट डिलीवर करने वाले बहुत कम कम प्लेयर बच चुके हैं। तो जहां भी बड़ी और एक आप देखेंगे तो ट्रेंड जो है वो बड़ी सोसाइटीज, बड़ी कम्युनिटीज उस तरह के तरफ जा रहा है। तो इसलिए जो सेक्टर में कंसोलिडेशन अच्छा है और डिमांड अच्छी है। तो मेरे हिसाब से और जिन जिन डेवलपर्स के पास एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी है, ब्रांड है, तो ये सेगमेंट पूरा ट्रांजिशन हो रहा है। जो लैंड होर्डिंग से ट्रांजिशन होके जो आदमी अच्छा बढ़िया लैंड को अक्वायर, चाहे जेडी या डायरेक्टली करके उसको डिलीवर कर पाए, वैसी कंपनीज काफी अच्छा करेंगे। तो मुझे लगता है एक अच्छा सेगमेंट है, वो चलते रहेगा। जैसे जैसे भारत की अर्थव्यवस्था में ग्रोथ आएगी, घर खरीदना तो एक जायज सी बात है कि वो होना ही है। तो ये सेगमेंट अच्छा करेगा। ओके, विकास जी मैं दो सेक्टर्स पर आपका व्यू जानना चाहूँगा, दोनों जो कि लार्जली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड माने जाते हैं, आईटी और फार्मा। इन दोनों सेक्टर्स में ऑफ लेट हमने अच्छा मोमेंटम देखा है। मिड कैप आईटी तो खैर अपनी एक अलग ही चाल चल रही है, लेकिन इवन लार्ज कैप आईटी भी ठीक ठाक मूव्स दिखा रही है। फार्मा में अच्छे मूव्स आ रहे हैं। यहाँ पर आपका क्या व्यू होगा? जी, तो दोनों में हम काफी पॉजिटिव व्यू रखते हैं। आईटी पे तो हमारा काफी समय से पॉजिटिव रहा है और हमारा ये मानना है कि जो विदेशों में उसमें आईटी में थोड़ा फियर का माहौल बना हुआ था कि यूएस में रिसेशन आएगी तो इनमें क्या होगा। पर अगर आप आईटी कंपनीज की ऑर्डर बुक और उनमें जो ट्रैक्शन देखेंगे तो वो काफी अच्छा बना हुआ है और स्पेशली जो छोटी कंपनियां हैं जहाँ पे 15 से 20% की ग्रोथ लगभग काफी कंपनियां दिखा रही हैं। तो ये सेगमेंट आने वाले समय में मेरे हिसाब से तो अच्छा करेगा और आईटी की रिक्वायरमेंट कभी कम नहीं होगी। और इस सेक्टर में इंडिया की 90% लीडरशिप है। सो वो ठीक करेगा। और दूसरा एक कैश फ्लो जनरेशन, फ्री कैश फ्लो वाली सेक्टर है जहाँ पे कुछ-कुछ कंपनियों में 3 से 5% की डिविडेंड यील्ड भी है। तो वो वैल्यूएशन ठीक है और सेक्टर में ग्रोथ ठीक है, तो ये डिफेंसिव अच्छा सेक्टर है। तो रही बात फार्मा की, जैसा आपने पूछा कि फार्मा में पिछले 7-8 सालों से कोई खास रिटर्न नहीं बना है, पर ये पिछले 6-8 महीने में एक थोड़ा-सा चेंज होना चालू हुआ था और स्पेशली यूएस मार्केट्स के अंदर जहाँ पे प्राइसिंग की इम्प्रूवमेंट चालू हुई है। एक पिछले 5-7 सालों में यूएस मार्केट्स काफी स्ट्रेस में रहा है क्योंकि वहाँ पे प्राइस इरोशन इरोशन काफी ज्यादा हो रहा था और एफडीए का एक्शन भी काफी तेज था। अभी आप देखेंगे तो यूएस के बाजारों में दवाइयों की कमी हो गई है। उसकी वजह से यूएस में अभी धीरे-धीरे प्राइसिंग भी बढ़ रही है और कंपनीज भी अच्छा ग्रो कर रही है। तो जो एक स्ट्रेस की सिचुएशन थी वो चेंज हो रही है। तो हमें लगता है ये सेगमेंट भी आने वाले समय में काफी अच्छा, अगले 2-3 सालों के समय में एक अच्छा स्ट्रक्चरली पॉजिटिव मूव दे सकता है। ओके, जैसे कि अमूमन आप
आपकी शैली रही है विकास जी कि जिस चीज़ पे आपका कन्विक्शन रहता है आप उस पर कन्विक्शन रखते हैं काफ़ी लंबे समय तक। कुछ कॉन्ट्रा कॉल्स की बात करूं तो एक आपका व्यू चाहूँगा केमिकल्स पे, जिसने पूरा कोविड पोस्ट कोविड एक बड़ा स्विंग दिया। बट अब कंपनियों के पास क्योंकि प्राइसिंग पावर नहीं है, चाइना की काफ़ी सप्लाई है, यूरोप से थोड़ी डिमांड कम है, और आपने कैपेसिटी भी काफ़ी ऐड कर ली है पिछले 1-1.5 साल में, तो अर्निंग्स भी खराब रही, प्राइस बिहेवियर भी खराब रहा है। विकास जी, अभी कोई कॉन्ट्रा कॉल का वक्त है क्या केमिकल्स पे? आपका व्यू क्या कहता है इस वक्त? दो तरह के केमिकल्स होते हैं, एक तो बेस केमिकल और जो कमोडिटी केमिकल जिनको बोला जाता है, दूसरा होता है स्पेशलिटी केमिकल। तो स्पेशलिटी केमिकल के सेगमेंट में आई थिंक इंडिया की एक खास बात रही है। ऑफ कोर्स जो 2022 का समय गया वो काफी पेनफुल था, क्योंकि उसमें प्राइस करेक्शन भी हुआ और इन्वेंट्री करेक्शन भी हुआ, जो मुझे लगता है काफी हद तक इज बिहाइंड। हमें लगता है स्पेशलिटी केमिकल के शेयर्स के अंदर अभी एक कॉन्ट्रा प्ले करना चाहिए, जहां पे कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी जो है चाइना से कम है, और एक आपके जो ग्राहकों का बेस है काफी डिस्ट्रीब्यूटेड है अक्रॉस द ग्लोब। तो जो जो कंपनीज के अंदर कुछ स्पेशलिटी है और जो कुछ कस्टमाइज छोटे बैच करके डिलीवर करने वाली क्षमता रखते हैं, उनके पास चाइना से कंपटीशन भी कम है। और जैसे जैसे इन्वेंट्री लेवल क्लियर हुआ है, बेस इफेक्ट खत्म हो रहा है, तो मुझे लगता है आने वाले 2-3 साल उनके लिए अच्छा रहेगा। तो स्पेशलिटी केमिकल के लिए वैल्यूएशन की नजर से, बिजनेस की नजर से रिस्क रिवॉर्ड काफी अभी फेवर में है। हमने हमारे फंड में भी काफी इसकी पोजीशंस बनाई हुई है। ओके विकास, क्योंकि मार्केट ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पर है और डीआईएस के पैसे से ही मार्केट चल रहा है, एफआईएस की इतनी सेलिंग के बावजूद मार्केट गिर नहीं रहा है, लेकिन क्या कोई एक रिस्क फैक्टर है जो मार्केट इग्नोर कर रहा है इस समय आपके हिसाब से? अब मुझे लगता है अभी तो बल्कि मार्केट काफी डरा हुआ है। आप देखेंगे तो आज एक थोड़ा-सा मुझे लगता है कॉशियस फियर का माहौल थोड़ा ज़्यादा है, जब आप लोगों से बात करते हैं तो। एक अच्छी बात ये है कि जो भी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, यूएस में इंटरेस्ट रेट्स इतनी हाई है, उसके बावजूद इंडियन मार्केट्स होल्ड करे हुए हैं। मेरा ये मानना है कि जैसे-जैसे इंटरेस्ट रेट्स यूएस में कम आना चालू होगा और कम होना हो चालू होगा, जो हो सकता है आप आर्ग्यू कर सकते हो 8 महीना लगे, 12 महीना लगे, 15 महीना लगे, एक वापस जो एफआई फ्लोज की वापस इंडिया में आएगी और इमर्जिंग मार्केट्स में आएगी और इंडिया में खास करके आएगी। तो मैं मानता हूं कि ये जो आज का समय है, ये भारतीय इन्वेस्टर्स के लिए खरीदने का बहुत अच्छा समय है, क्योंकि जब फॉरेन का पैसा आएगा, तब कपल्ड विद जो डोमेस्टिक मनी है, वो एक मार्केट को अलग ही बूस्ट देगा। तो मैं आने वाले कुछ सालों में एक ऐसा सिचुएशन देखता हूँ जहाँ पे हमारे लिक्विडिटी का एक डिल्यूज आएगा, और तब जब वैल्यूएशन देखा नहीं जाता है। तो मैं ये मानता हूँ कि करंट माहौल में जो एक नॉर्मल रिस्क जिसको बोलते हैं, वो तो हर बार रहेगी। एक पॉलिटिकल रिस्क बोल सकते हैं, जियोपॉलिटिकल रिस्क बोल सकते हैं। मुझे ऐसे कोई बहुत बड़े सिक्स सिग्मा इवेंट के खतरे जैसे संदेश तो नहीं लग रहे हैं। चूंकि ये कहना जरूर चाहूंगा कि रिस्क हमेशा अनएक्सपेक्टेड सोर्स से ही आती है, पर ऐसा कोई बहुत बड़ा रिस्क मार्केट में मुझे अभी नहीं दिख रहा है। चलिए विकास जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए इस दीपावली के उपलक्ष्य पर, इस दीपावली के हफ्ते में। एक बार फिर से इस पूरे सीएनबीसी आवाज़ परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके पूरे परिवार को और क्लाइंट बेस को आपके लिए दीपावली बहुत शुभ और मंगलमय हो।